मैं अजय सर फिर से इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ जिसका नाम है आर्यंस इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आपको इंडियन सिविलाइजेशन जो रेनबो पार्ट 2 से रिलेटेड है उसका फर्स्ट टॉपिक है और इसमें मैंने आपको पढ़ाया था स्टेंजा 1 to 8, उसके बाद से संबंधित डिस्क्रिप्शन देने जा रहा हूँ। सो आप अपनी कॉपी कलम सारी निकाल ले, जहाँ आपको जरूरी लगे उसको नोट करें और यह देखें कि किस तरह से यह चैनल जो है यह वीडियो आपके मार्क्स को बढ़ा सकता है। गांधी जी अपने 9 स्टेंजास में बताते हैं, द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी हैज़ बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वोटरीज in no part of the world and under no civilization have all men attained perfection. The tendency of Indian civilization is to elevate the moral being. That of Western civilization is to propagate immorality. The latter is godless, the former is based on a belief in God, so understanding and so believing, it behoves every lover of India to cling to the old Indian civilization even as a child cling to the mother's breast. गांधी जी कहते हैं कि जैसा मैंने भारतीय सभ्यता का वर्णन किया है, ठीक वैसा ही वैसे व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा जो भारतीय सभ्यता का समर्थक हो। दुनिया के किसी भी हिस्से में ऐसा कोई भी सभ्यता नहीं जहां हर एक आदमी को परिपक्वता प्राप्त हो, मैच्योरिटी प्राप्त हो। भारतीय सभ्यता हम में नैतिक गुणों का विकास करती है, जबकि पाश्चात्य सभ्यता हमें अमर होना सिखाती है। हमारा प्राचीन पूर्णतः गॉडलेस था और आज का समय जो है भगवान के प्रति आस्था का है। इस तरह से हम भगवान से और सभ्यता से जुड़े रहना चाहते हैं जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में लिपटा रहना चाहता है। गांधी जी अपने 10वें स्टेंजा में कहते हैं, आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट ऑफ फॉर मेनी अ थिंग्स हैव I have learned from the Western literature, but I am thankful to the modern civilization for teaching me that if I want India to rise to its fullest height, I must tell my countrymen frankly that after years of experience and modern civilization, I have learned one lesson from it, and that is that we must shun it at all cost. गांधी जी कहते हैं कि मैं पाश्चात्य सभ्यता का इससे नफरत नहीं करता हूँ, लेकिन मैं यह बताना चाहता हूँ जैसा मैंने अनुभव हासिल किया है बार बार पाश्चात्य सभ्यता से संबंधित साहित्य का अध्ययन कर, कि अगर हमारे भारतीय चाहते हैं कि हमारी सभ्यता उन्नति करे तो इसके लिए किसी भी कीमत पे हमें उस सभ्यता से दूर रहना होगा। 11वें स्टेंजा में व्हाट इज़ द डैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, it is the worship of material, it is the worship of the brute in us, it is unadulterated materialism, and modern civilization is nothing if it doesn't think at every step of trump of material civilization. 11वें स्टेंजा में गांधी जी बताते हैं कि जिसको हम आधुनिक सभ्यता के नाम से जानते हैं, ये और कुछ नहीं है, ये एक अपरिपक्व अनमेच्योर्ड सभ्यता है और पदार्थ के बगैर यह कुछ भी नहीं है। 12वें स्टेंजा, इट इज़ परहैप्स अननेसेसरी इफ नॉट यूजलेस टू वेक द मेरिट्स ऑफ टू सिविलाइजेशन, इट इज़ लाइकली दैट द वेस्ट हैज़ इवॉल्व्ड अ civilization suited to its climate and surrounding, and similarly we have a civilization suited to our conditions, and both are good in their own respective sphere. यह जरूरी नहीं कि किसी भी सभ्यता का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए। हो सकता है कि वेस्ट ने जो सभ्यता विकसित की है वह उनके अनुरूप सही हो और हमने जो सभ्यता विकसित की है वह हमारे लिए सही हो। दोनों ही अपने अपने जगह पर सही है। 13 स्टेंजा, the distinguishing characteristic of modern civilization is an definite multiplicity of human wants. The characteristic of ancient civilization is an imperative restriction upon and a strict regulating of these wants. The modern or Western instableness rises really from want of living faith in a future state and therefore also in divinity. The restraint of
ancient or Eastern civilization arise from a belief, often in spite of our slaves, in a future state and existence of a divine power. जो सबसे बड़ा अंतर है आधुनिक सभ्यता और भारतीय सभ्यता के बीच, तो आधुनिक सभ्यता अपनी इच्छाओं को बढ़ाने का गुण देता है, जबकि हमारी अपनी सभ्यता जो है वह हमें अपने इच्छाओं को नियंत्रित रखना सिखाती है। वास्तव में आधुनिक सभ्यता के लोग वर्तमान में जीते हैं, जिसके कारण वह भविष्य के बारे में दुखी रहते हैं, जबकि हमारी सभ्यता के लोग दैविक शक्तियों पर विश्वास करते हैं। 14 नंबर स्ट्रेंजर, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न inventions are too maddening to resist, but I have no manner of doubt that the victory of man less is in that resistance we are danger of battering away the permanent goods for a momentary pleasures. गांधी जी कहते हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन के कुछ ऐसे आविष्कार हैं जो हमारे पागलपन का नमूना है। हमने बहुत सारे ऐसे आविष्कार किए हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ बनाए हैं जो हमें क्षणिक खुशी देता है और इसके लिए हम अपने अस्थायी संपत्ति का विनाश कर देते हैं। 15वें स्टेंजा, जस्ट एज इन द वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स मटेरियल, सिमिलरली हिंदुइज्म हैज मेड अ स्टिल मोर मार्वेलस डिस्कवरीज इन थिंग्स रिलीजन ऑफ द स्पिरिट ऑफ द सोल। अब गांधी जी कहते हैं कि जैसे पश्चिमी सभ्यता ने कई आश्चर्यजनक खोज की है, वैसी ही हमने भी धार्मिकता के क्षेत्र में, आत्मा के क्षेत्र में, हिंदुज्म के क्षेत्र में कई आधुनिक खोजें की है। 16 नंबर, बट वी हैव नो आई फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज, वी आर डेजर्ड बाय द मटेरियल प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न साइंस हैज मेड। आई एम नॉट इनॉर्म्ड ऑफ दैट प्रोग्रेस, इन फैक्ट it almost seems as though God in his wisdom has prevented India from progressing alone those lines so that it might fulfill its special mission of resisting the onrush of materialism. यहाँ गांधी जी बताते हैं कि हमारे पास ऐसी आंखें नहीं हैं जो इस महान खोज को देख सके। हम भ्रमित हो जाते हैं उन विकास को देखकर जो वेस्टर्न साइंस ने की है। गांधी जी कहते हैं कि मैं वास्तव में इन सारे विकास से आनंदित नहीं हूँ। ऐसा जरूर कुछ है जिससे ईश्वर ने हमें इस तरह के विकास से रोक रखा है और पदार्थों के लगातार विनाश से हमें अलग रखता है। 17 नंबर, आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलिव अप टिल नाउ। इट हैज विटनेस्ड द फॉल ऑफ बेबीलोनियन, सीरियन एंड पर्शियन एंड इजिप्टियन civilization. Cast a look around you. Where is Rome and where is Greece? Can you find today anywhere the Italy of Gibbon, or rather the ancient Rome, for Rome was Italy? गांधी जी कहते हैं कि आखिरकार हिंदुज्म में जरूर ऐसा कुछ है जिसने हिंदुज्म को इस तरह के उन्नति से रोक रखा है। भारत एकमात्र गवाह है जो बताता है कि बेबीलोनिया, सीरिया, पर्सिया और मिस्र की सभ्यताओं का विनाश कैसे हुआ। अपने आसपास नज़र डालें, रोम और यूनान कहाँ है। हम अपने आसपास इटली से संबंधित गिब्बन एक बंदर की प्रजाति है जिसको आसपास नहीं पा सकते। यही इटली जो है वह रोम था। 18वें स्टेंजा, गो टू ग्रीस वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, देन कमिंग टू इंडिया लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशिएंट रिकॉर्ड एंड देन लुक अराउंड यू and you would be concentrate to say yes I see here ancient India still living. जब कहते हैं कि यूनान जाएं जहां दुनिया का सबसे विकसित सभ्यता एटिक सिविलाइजेशन थी, वापस इंडिया आए और यहाँ के प्राचीन संग्रह को देखें, आप पाएंगे कि आप वहीं हैं जहाँ प्राचीन भारत जीवित था। 19वें स्टेंजा, ट्रू देयर वेयर डंग हिप्स टू हियर एंड देयर बट देयर आर rich treasures buried under them, and the reason why it has survived is that the end which Hinduism set before it was not development
development along material but spiritual line. अब यहाँ गांधी जी कहते हैं कि यह सही है कि यहाँ वहाँ भारत में गोबर के ढेर देखे जा सकते हैं, लेकिन यह भी सच्चाई है कि दुनिया के जो भी विकसित चीज़ है वो इसी गोबर के ढेर के नीचे पाए जाते हैं। और इसी कारण जो है इसने हिंदुज़्म को रोक रखा है कि इसने किसी तरह के पदार्थ से संबंधित विकास को नहीं देखा। 20वें स्टेंजा में आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर और आवर स्वराज डिपेंड नॉट upon multiplying our wants self-indulgence but upon restricting wants self-denial. गांधी जी कहते हैं कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा स्वराज्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हम अपने इच्छाओं को बढ़ाएं बल्कि इसको नियंत्रित रखें। 21वें स्टेंजा में यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट suited for the Europeans but it will mean ruin for India if we endeavor to copy it. This is not to say that we may not adapt and assimilate whatever may be good and capable of assimilation by us, as it doesn't also mean that even the European will not have to part with whatever evil might have crept into it. यूरोपीय सभ्यता निसंदेह यूरोपियंस के लिए अनुकूलित है। इसका मतलब यह है कि अगर भारतीय लोग इस सभ्यता का नकल करना चाहेंगे तो वह बर्बाद हो जाएगी। ऐसा नहीं कि यूरोपियन ये नहीं जानते कि कौन कौन सी अवगुण जो है उनमें मौजूद है, लेकिन वे इसके बगैर नहीं जी सकते। 22वां स्टेंजा द इंसिजेंट सर्च फॉर मटेरियल कंफर्ट and their multiplication is such an evil, and I make bold to say that the Europeans themselves will have to remodel their outlook if they are not to perish under the weight of the comfort to which they are becoming selves. It may be that my reading is wrong, but I know that for India to run after the golden fleece is to court certain death. Let us engrave on our hearts the motto of a Western philosopher, plain living and high thinking. Today, it is certain that the millions can't have high living, and we, the few who profess to do the thinking for the masses, run the risk in a vain search after high living of missing high thinking. यहाँ गांधी जी कहते हैं कि अपनी इच्छाओं को बढ़ाना और उसको नियंत्रित करना, उसको पूरा करना अपने आप में एक बुराई है। ऐसा नहीं कि अब समय आ गया है कि यूरोपियंस जो है अपने आप को फिर से संवारे, बशर्ते वह जिस आराम के गुलाम हो चुके हैं उसको छोड़ सके तो। लेकिन अगर भारतीय लोग इस सभ्यता को अपनाना चाहते हैं तो वास्तव में ये हमारी सभ्यता को समाप्त कर देगी। शायद आपको याद होगा पश्चिमी दार्शनिक ने जो कहा कि हमारी रहन सहन साधारण होनी चाहिए और हमारी सोच उच्च होनी चाहिए। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका रहन सहन सादा है, उनकी सोच ऊंची है, लेकिन इतना हिम्मत कोई जुटा नहीं पाता, कोई भी यह नहीं चाहता कि वह समूह के लिए कार्य करे। जैसे जैसे हमारी सोच, हमारी रहन सहन का तरीका विकसित होता जाता है, वैसे वैसे हमारी सोच जो है वह निम्न होती जाती है। 23वें स्टेंजा में सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द term consists in the multiplication but in the deliberate and voluntary restriction of wants. This alone increases and promotes contentment, real happiness and capacity for service. Civilization वास्तव में यह हमारी इच्छाओं को नियंत्रित रखना सिखाती है, हमारे इंद्रियों पर काबू रखती है, ये अकेला हम में संतुष्टि देती है, खुशी देती है और कार्य करने की शक्ति देती है। 24वां स्टेंजा A certain degree of physical harmony and comfort is necessary, but above a certain level it becomes a hindrance instead of help. Therefore, the ideal of creating an unlimited number of wants and satisfying them seems to be delusion and a sneer. The satisfaction of one's physical needs, even the intellectual need of one's narrow
self must meet at a certain point, a dead stop, before it degenerates into physical and intellectual voluptuousness. A man must arrange his physical and cultural circumstances so that they don't hinder him in his service of humanity, and which all his energies should be concentrated. एक निश्चित सीमा तक आराम जरूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा यदि हम आराम करने की कोशिश करते हैं तो यह हमारे लिए फ़ायदेमंद से अधिक नुकसानदायक बन जाती है। हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी इच्छाओं को बढ़ा रहे हैं, उसको पूरा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम भ्रमित होते हैं, क्योंकि हमारी ज़रूरतों की हमारे शारीरिक सीमाओं का एक अंत होता है, और अंततः जो है ये वैसे बिंदु पर पहुंच जाती है जहां ये हमारा नुकसान करने लगती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए शारीरिक सांस्कृतिक परिवेश निश्चित करे, ताकि वह उसके शारीरिक मानसिक सेवाओं में मानवता के गुणों को प्रभावित न कर सके, वह संतुष्ट रह सके। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि गांधी जी ने किस तरह से भारतीय सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता के बीच में डिफरेंस दिखाया है, जिसको 12th क्लास के रेनबो पार्ट 2 के लेसन 1 में दिखाया गया है। मेरा अगला वीडियो जल्द ही निकलेगा। इससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको नज़र आता हो, आपके समझ में ना आया हो, अपना रिमार्क्स आप मेरे चैनल पे डालें, ताकि उसका सॉल्यूशन आपको दिया जा सके और आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेट कर सकें।